अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। निशा की माँ और भाई तो आखिरकार यूएसए शिफ्ट हो गए। अब निशा बहुत अकेली है। आबदा बेगम निशा को घर ले आती है और कहने लगी, बेटा इतनी उदास मत हो, मुझे भी अपनी माँ ही समझो। देखना कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल आमना को भूल जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम्हें माँ याद ही नहीं आएगी। ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ पर दिल लगाओ। अब निशा खुश हो जाती है और उन्हें एक फ्रेम दिखाती है जो उसकी माँ और भाई का था, और पूछने लगी, आंटी ये मैं कहाँ पर लगाऊं? तो आबदा खुशी से कहने लगी, बेटा तुम्हारा अपना घर है, तुम जहाँ पर चाहो इसे लगा सकती हो। तो निशा को लगा इसे अपने बेडरूम में लगाना चाहिए, इसलिए तो वो उस फ्रेम को अपने बेडरूम में लगा देती है। साथ जब वो फ्रेम देखता है तो चिल्लाने लगता है, यहाँ पर मेरी और मेरी फ्रेंड की तस्वीर लगी थी ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाई और माँ की तस्वीर लगाने की? वो तो उठाकर नीचे फ्रेम को पटक देता है। निशा साथ का यह रवैया पहली बार देख रही थी, इसलिए तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तो रोने लगी, अपनी सिसकियों को अपने मुंह पर हाथ रखते हुए दबाने लगी। तो साथ ऐसे में अपनी माँ के पास भी जाता है और गुस्से से चिल्लाने लगा, आपने इतनी शय दी उसे, मेरी दोस्त की तस्वीर उतार दी इसने, सिर्फ अपनी भाई और माँ के लिए। तो माँ अब बेटे को चुप करवाने लगी, क्या हो गया अगर तुम्हारी तस्वीर उतर गई तो? उसने अपने भाई की लगाई है, उसे याद आ रही थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो साथ चिल्लाते हुए कहने लगा, आपकी वजह से शादी कर ली ना मैंने, अब मजीद कोई एक्सपेक्टेशंस मुझसे मत रखिएगा। अब निशा बाहर खड़ी इनकी सारी बातें सुन लेती है और वो तो बहुत रोने लगी कि किस्मत ने उसके साथ क्या खेल खेला। अब तो उसका माँ और भाई भी यहाँ पर नहीं है, किसके कंधे पर जाकर सर रख कर रोएगी। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद आबदा बेगम निशा के पास भी आती है और कहने लगी, साथ गुस्से में था, लेकिन मैंने उसे समझाया है, उसकी बहुत इंसल्ट की है, वो तुमसे आइंदा कभी ऐसे बात नहीं करेगा। अब यहाँ पर निशा काफ़ी खौफजदा हो गई है, क्योंकि साथ का जो रूप उसने देख लिया है, जो बातें सुन ली हैं, वो सब कुछ भला निशा कैसे भूल सकती है। अब आए दिन साथ अपनी असलियत निशा पर आया करता ही जाएगा कि आहिस्ता ही आहिस्ता उस पर तशद्दुद करते करते उसकी जान ही ले लेगा। दूसरी तरफ अब आसिम कुछ बहाल हुआ तो वो नेहा से कहने लगा, तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं, मुझे कब्रिस्तान जाना है फातिहा खानी करने के लिए। तो नेहा कहने लगी, नहीं, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं, आप अच्छे से ठीक हो जाए फिर चलेंगे। आसिम आपके अलावा मेरे पास और कोई रिश्ता नहीं बचा, मैं आपको खोना नहीं चाहती। लेकिन आसिम बजिद है कि नहीं, मुझे आज ही जाना है। इसीलिए तो वो नेहा के साथ उसकी माँ के घर जाता है और फिर वहाँ से कब्रिस्तान भी जाता है। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद दोनों वापस आ गए तो एक बैग भी हाथ में था। अलमास बेगम हैरानगी से पूछने लगी, आसिम तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, कहाँ गए थे तुम? तो आसिम बताने लगा, नेहा की अम्मी के घर गए थे, उनका कुछ सामान था, नेहा को उनकी याद आती है ना, तो उनका सामान हम अपने साथ ले आए। अलमास बेगम को तो बहुत गुस्सा आया, नेहा अगर इसने अकल नहीं की तो तुम्हें करनी चाहिए थी, इसकी तबीयत खराब थी ना, जब ठीक होती तो ये सारे चौंचले कर लेती तुम। नेहा कुछ बोलती उससे पहले ही आसिम बोल पड़ा, नहीं अम्मी, मुझे नेहा ने मना किया था, लेकिन मैं खुद जाना चाहता था, मुझे कब्रिस्तान जाना था फातिहा खानी के लिए, इसलिए मुझे जाना ही था। अब तो माँ को बहुत गुस्सा आया, उसे लगा जैसे नेहा ने आसिम को उससे छीन लिया, उसका बेटा उससे दूर हो चुका है, क्योंकि बीवी के बोलने से पहले वो खुद बीवी की सफाई में बोलने लगा है। ऐसे नेहा और आसिम अपने कमरे में चले गए। लेकिन कुछ देर के बाद जब नेहा कमरे से बाहर आई तो अलमास बेगम कहने लगी, सुबह 2 ब्राइडल तैयार करनी है, तुम्हें मेरे साथ पार्लर जाना है। तो नेहा हैरानगी से अलमास बेगम की तरफ देखते हुए कहने लगी, आंटी मैं कल कैसे जा सकती हूँ, मेरी अम्मी का सोम है कल। लेकिन अलमास बेगम को कुछ नहीं सुनना, सोम है तो क्या हुआ, मेरा भी काम दाव पर लगा है, मेरे भी क्लाइंट्स चले जाएंगे, 2 ब्राइडल तैयार करनी है, उसके बाद तुम सोम कर लेना, तुम्हें रोका तो नहीं मैंने। अब नेहा कैसे बताए कि यहाँ पर माँ का सोग मनाए कि वहाँ जाकर जश्न के लिए ब्राइडल्स को तैयार करे। लेकिन अलमास बेगम तो नेहा की एक भी नहीं सुनेगी और नेहा को अपने साथ पार्लर ले ही जाएगी। परेशानी के आलम में जब नेहा से ठीक तरह से काम नहीं हो रहा तो सारे स्टाफ के सामने वो नेहा की खूब इंसल्ट भी करेगी।